नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं अच्छे हैं, खुशहाल हैं, मस्त हैं। दोस्तों यहां पे हमने देखा है कि UPPCL TG2 की आपकी वैकेंसी आ ही चुकी है। तो जो बैटरी चैप्टर है वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो बैटरी का चैप्टर है उसमें क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उस चैप्टर को आज हम फुली कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 से 3 नंबर से लेके UPPCL में तो हो सकता है 5 नंबर तक का भी आपसे बैटरी पूछ लेता है, लेकिन 2-3 नंबर तो आपका श्योर रहेगा कि इस चैप्टर से आपका पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने PDF की तरफ, हम देखते हैं, आपको यहाँ बताते हैं। तो यहाँ पे पहली बात बैटरी में कहा गया है कि जब किसी अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विलयन अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है। यह क्रिया विद्युत रासायनिक प्रभाव कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि जब आपका ये बैटरी होता है, इसके अंदर एक सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो उसमें ये जो विलयन है वो अम्लीय एवं अकार्बनिक विलयन में से विद्युत, अब इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। अब इस इलेक्ट्रोड में विद्युत धारा जब प्रवाहित की जा रही है तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पे यह आयंस छोड़ती है, ठीक है। तो आयंस छोड़ने के माध्यम से यह चार्ज और डिस्चार्ज किया जाता है। तो इसमें जो क्रिया हो रही है H2SO4 में, वह हो रही है आपकी रासायनिक क्रिया। तो यह क्रिया ही विद्युत रासायनिक प्रभाव कहलाएगी, ठीक है। ये कि चलते हैं आगे। फिर उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट होता है क्या हमारा, कि जो हमारी बैटरी है, बैटरी के अंदर जो हमारा लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, ठीक है। वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, ठीक है। जैसे संरचना परिवर्तित कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए H2SO4 है आपका, H2SO4 जब टूटेगा तो 2H प्लस आयन में टूटता है, प्लस SO4 माइनस आयन में टूट जाता है आपका। तो इस टूटने वाली प्रक्रिया को ही हम क्या कह रहे हैं कि उसकी संरचना हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो इसी तरीके से यह चार्ज एंड डिस्चार्ज होता है। तो यह प्रक्रिया होती किस में है, इलेक्ट्रोलाइट में होती है। तो वही कह रहा है कि ये जो प्रक्रिया जहाँ पे होगी वह इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट प्रायः अम्लीय तथा अकार्बनिक विलयन होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद गैर इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ जो होते हैं हमारे, उसमें कहता है वानस्पतिक तेल होते हैं, अल्कोहल एवं अम्ल रहित विलयन होते हैं इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड में कह रहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए 2 धात्विक छड़ों की आवश्यकता होती है जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिस पर प्लस चार्ज यानी धनावेशित चार्ज होता है वह एनोड कहलाता है, एवं जिस पर ऋण आवेशित चार्ज होता है वह कैथोड कहा जाता है। चलते हैं आगे। फिर कह रहा है कि जिस धात्विक छड़ और प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है उसे एनोड कहते हैं, तथा जिस धात्विक प्लेट या छड़ के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है उसे कैथोड कहते हैं। जो आपकी बैटरी दी गई रहती है उस बैटरी में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो जो ये हमारी नेगेटिव प्लेट होती है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है हमारा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से ही हमारे चार्ज जाते हैं विलयन में, और जो हम आउटपुट में लेते हैं बैटरी के माध्यम से वो हम एनोड के माध्यम से लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा इस विलयन से निकलती है वह एनोड कहलाती है, लेकिन जिस माध्यम से विद्युत धारा प्रवेश करती है इस विलयन में वह कैथोड कहलाता है। चलते हैं आगे कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस की जो क्रिया होती है आपकी, यह देखिए, जब किसी इलेक्ट्रोड पदार्थ को जल आदि विलायन पदार्थ में घोला जाता है तो वह आयंस में विभक्त होता है। इससे पहले ही मैंने आपको रिएक्शन में बताया था। तो इस प्रकार के आयंस जो 2 प्रकार में टूटते हैं, एक पॉजिटिव आयन कहलाएगा एवं दूसरा नेगेटिव आयन कहलाता है। जैसे H2SO4 आपका टूटता है H2H प्लस और SO4 माइनस में, उसी तरह CuSO4 टूटता है Cu प्लस और SO4 माइनस में। तो ये क्या हो गया, ये आपके आयंस हो गए, इस आयंस में टूटते हैं और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो ये बैटरी चार्ज एंड डिस्चार्ज होती रहती है। लेकिन प्राइमरी सेल में यह चीज़ नहीं होती है। प्राइमरी सेल्स में एक बार बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो वह ख़राब हो जाता है। चलते हैं आगे। उसके बाद कह रहा है कि पहली क्रिया में गंधक अम्ल हाइड्रोजन प्लस, ये मैंने बता दिया कि है गंधक अम्ल। कह रहा है कि जो गंधक अम्ल है आपका H2SO4 वह आपका हाइड्रोजन तथा सल्फेट के आयंस में विभक्त हुआ, और दूसरी क्रिया में कॉपर सल्फेट का जो गंधक है वह आपका प्लस कॉपर और तथा सल्फेट के आयंस में विभक्त हो गया है, ठीक है। रिएक्शन में मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद
उसके बाद बात करते हैं वोल्टामीटर की। जो आप समझते हैं कि वोल्टामीटर और वोल्टमीटर में अंतर होता है। वोल्टमीटर जो होता है वो आप विद्युत विभव का मापन करने के लिए करते हैं, लेकिन वोल्टामीटर जो होता है हमारी बैटरी का जो कंटेनर होता है वह वोल्टामीटर कहलाता है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि जिस पात्र में वैद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न की जाती है उसे वोल्टामीटर कहते हैं। वोल्टामीटर प्रायः कांच का जार या चीनी मिट्टी का बड़ा टैंक होता है। जो आप देखते हैं कि बैटरी अपने घर में लेकर आते हैं तो बाहरी आवरण उसका बहुत ही मजबूत बना होता है, वह वोल्टामीटर का बना होता है और वह एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी लंबे समय तक चलती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कैथोड है ये और ये एनोड है। उसके बाद इसमें चार्ज का जाना चल रहा है, ये एनोड है और ये पॉजिटिव आयंस हैं जो इधर नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद ये नेगेटिव आयंस हैं जो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट आपका दिया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर उसके बाद बात करते हैं आयनीकरण। आयनीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल आदि विलयक में घोलने पर वह धन तथा ऋण आवेशों में विभक्त हो जाता है, आयन कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर समीकरण के माध्यम से दिखा दिया था, यह क्रिया ही आयनीकरण कहलाती है। जैसे उसका विभक्त होना ही आयनीकरण कहलाएगा। फैराडे के वैद्युत अपघटन से संबंधित जो नियम है वह 2 नियम है, जिसमें कि पहला नियम है आपका, इसमें कहता है किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के समय के समानुपाती होती है। जैसे m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT होता है, जो अगर प्रोपोर्शनैलिटी यानी समानुपातिक का चिन्ह जब हटाते हैं तो यहाँ इक्वल का साइन आता है और इक्वल का साइन आने पे यह कांस्टेंट आता है जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। I विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है T समय को, एवं m जो है मूल पदार्थ के द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रही है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चीज़ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मूल पदार्थ का द्रव्यमान होता है वह किस किस पर निर्भर करता है। तो इसमें देता है विद्युत धारा, समय और इन दोनों पर। इस तरह से आपको ऑप्शन 4 बना के दिए जाएंगे यूपीपीसीएल में। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद जो द्वितीय नियम कहलाता है, कह रहा है कि समान मान की विद्युत धारा एक ही समय पर, समान मान की जो विद्युत धारा है मतलब सेम एम्पियर का करंट जो है आपके एक ही समय विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स से प्रवाहित कर रहा है। जैसे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट हैं, कोई कॉपर सल्फेट है, कोई सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उसमें जब प्रवाहित करवा रहा है तो मुक्त। तो दूसरे नियम का हमने पढ़ लिया कि m1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि मुक्त हुआ पदार्थ का द्रव्यमान जो हो डायरेक्टली यानी समानुपातिक किसके होगा, तो रासायनिक तुल्यांक के होगा। यह कौन सा नियम है, तो यह दूसरा नियम है फैराडे का। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। चलते हैं आगे हम। उसके बाद कह रहा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो 1 कूलम आवेश द्वारा किसी तत्व का वह द्रव्यमान जो 1 कूलम आवेश द्वारा विलयन में संयुक्त होता है अथवा उससे मुक्त होता है। जैसे आप कोई इलेक्ट्रोड के ऊपर 1 कूलम आवेश दे रहे हैं तो उसके द्वारा जो प्रोसेस हो रहा है विलयन में, जो संयुक्त हो रहा है या चाहे मुक्त हो रहा है, यानी कुछ चार्ज आ रहे हैं या चार्ज जा रहे हैं, तो वह उस तत्व का रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। उसके बाद बात करेंगे यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या क्या प्रयोग है, तो पहली बात आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से, यानी कोई चीज़ है जैसे लोहा है आपका, लोहे का जस्टीकरण हम करते हैं तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग माध्यम से ही करते हैं। यानी जैसे लोहे, पीतल आदि से बनी वस्तुओं की सतह को वातावरण के प्रभावों से बचाने के लिए हम इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसमें नोबल मेटल की परत को चढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। जैसे अगर छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझें तो आप जो गले में चेन वगैरह पहनते हैं तो वह अगर मान लीजिए लोहे की बनी हुई रहती है, उसके ऊपर गोल्डन कलर की परत चढ़ाई जाती है तो वह इलेक्ट्रोप्लेटिंग माध्यम से ही चढ़ाई जाती है। चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोटाइपिंग जो मेथड होता है, इसमें क्या किया जाता है कि इस विधि में अक्षरों को कंपोजिटिंग करके किसी पुस्तक के एक पूरे पृष्ठ का पाठ तैयार किया जाता है। ठीक है, इस पर मोम या प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह दबाकर उल्टी प्रतिलिपि तैयार किया जाता है। जैसे कुछ पुराने ज़माने में जो कुछ भी चीज़ें आप देखते हैं, कुछ ढांचे वगैरह, तो उनको इलेक्ट्रोटाइपिंग माध्यम से भी तैयार किया जाता है। जैसे कोई मूर्ति है, उसको सांचा लेकर उस तरीके से बनाकर दबा दिया जाता है ताकि प्रतिलिपि वैसी तैयार हो जाती है। क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर आप किसी और चीज़ को डालेंगे तो जो प्रतिलिपि बनेगी वह उल्टी ही बनती है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया इलेक्ट्रोटाइपिंग कहलाती है।
इस प्रतिलिपि को ग्रेफाइट पाउडर से लपेटकर चालक बना दिया जाता है। उसके ऊपर ग्रेफाइट पाउडर हम लपेट देंगे तो चालक बन जाएगा। कॉपर सल्फेट के घोल में कैथोड से संयोजित कर एनोड पर तांबा की प्लेट लटकाई जाती है। अब इलेक्ट्रोड टाइपिंग का मैं आपको एक बेसिक सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। यह एक सांचे का रूप का बना हुआ है। यह उसमें से जब किसी चीज़ को डालकर हमने बनाया तो यह ऐसा निकल कर आया। इसके ऊपर लेयर चढ़ा के इसे धात्विक बना दिया गया। यह इलेक्ट्रोटाइपिंग मेथड के द्वारा किया गया है। चलते हैं आगे। बात देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग हम करते हैं धातु शोधन में। धातु शोधन कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई धरती है, हमारी धरती है, हमारी धरती में कोई भी चीज़ें अयस्क के रूप में ही हैं। जैसे हमें लोहा निकालना है तो लोहा के अयस्क जो होते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, तो इन सभी को फिल्टर करके हमें लोहा प्राप्त होता है। तो वही कह रहा है कि अयस्क से शुद्ध धातु निकालने के लिए भी हमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद विद्युत वाहक बल उत्पादन में, अब इसका विद्युत वाहक बल उत्पादन करने के लिए जो हमारी बैटरी होती है उसमें हम विद्युत वाहक बल के माध्यम से ही उत्पादित कर पाते हैं। जैसे उसमें एक रासायनिक क्रिया की करवाई जाती है जिसके माध्यम से आप देख पाते हैं कि उसमें जो क्रिया होती है वो रासायनिक क्रिया होती है। अब वो आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड ही होता है। चलते हैं आगे। कैपेसिटर के निर्माण में भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कैपेसिटर में दो चीज़ें होती हैं, दो रॉड, उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होते हैं उनमें के बीच में जो आपको भी पता है कैपेसिटर का जो निर्माण होता है वह हमारे डाइलेक्ट्रिक माध्यम के से ही होता है। उसके ऊपर चार्ज स्टोर हो जाता है और हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। तो कैपेसिटर बनाने के लिए वैद्युतीय अपघटन प्रक्रिया द्वारा कैपेसिटर के दो प्लेट युगलों के मध्य डाइलेक्ट्रिक परत तैयार की जाती है। जो परत तैयार की जाती है तो उसकी वजह से कैपेसिटर का निर्माण होता है और इस प्रकार के कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहलाते हैं। चलते हैं आगे हम। उसके बाद जो रासायनिक सेल होते हैं, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ईएमएफ पैदा करने वाली युक्ति रासायनिक सेल कहलाती है। यह निम्नतः दो प्रकार की होती है। वो एक प्राइमरी सेल होता है, एक सेकेंडरी सेल होता है। इनके बीच का अंतर आप याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि कुछ भी दे सकता है कि कौन सा इसमें से दोबारा आवेशित हो सकता है। जैसा कि प्राइमरी सेल के बारे में मैंने आपको दिखा दिया था चार्ट, तो इसमें देखिए जो प्राइमरी सेल होते हैं उसमें ईएमएफ उत्पन्न करता है तुरंत, और इसमें द्वितीयक सेल में इसमें पहले चार्ज होगा फिर आपका ईएमएफ उत्पन्न कर पाएगा। उसके बाद यह पुनरावेशित करने योग्य नहीं होता, यह पुनरावेशित किया जाता है। यह वजन में हल्का होता है, यह वजन में भारी होता है। इसमें विद्युत धारा की प्रवाह की जो दर होती है वह निम्न होती है, यह विद्युत धारा की प्रवाह की दर उच्च होती है। उसके बाद बात करें, इसमें एक बार उपयोग कर लेने में बेकार हो जाता है, इसके बाद इसे बार बार पुनरावेशित कर सकते हैं। चलते हैं आगे। जो हमारे प्राथमिक सेल हैं, प्राथमिक सेलों के बारे में यहाँ पे देख लीजिए। पहली बात मैं आपको इसकी लिस्ट दिखा देता हूँ कि प्राथमिक सेल कौन कौन से होते हैं। उसका आपको विशेष नाम याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल है, चाहे निम्न में से कौन सा द्वितीयक सेल है, चाहे कुछ भी पूछ सकता है। यूपीपीसीएल का क्राइटेरिया आजकल चेंज हो चुका है, वो नहीं करके भी पूछता है, तो इस वजह से आपको पूरी चीज़ें याद रखनी होंगी। ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेलों में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होगा, इन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। इनमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती, कहने का मतलब यह है कि दोबारा चार्जेबल नहीं होती है। अब प्राथमिक सेल की लिस्ट देखते हैं। पर हम जो प्राथमिक सेल की बात कर रहे हैं तो देख सकते हैं वोल्टाइक सेल होता है, कार्बन जिंक सेल जिसे लैक्लांची सेल और ड्राई सेल भी कहते हैं, उसके बाद एल्कलाइन सेल, उसके बाद मरकरी सेल, उसके बाद सिल्वर ऑक्साइड, उसके बाद लिथियम सेल होते हैं जो हमारे प्राइमरी सेल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद बात करते हैं हम उसमें स्थानीय क्रिया दोष होता है। जैसे इसमें कह रहा है कि जस्ते की जो छड़ में अशुद्धि के रूप में उपस्थित कार्बन के जो कण होते हैं या गंधक अम्ल तथा जस्ते के साथ मिलकर अनेक छोटे छोटे सेल बना लेते हैं, तो इसकी वजह से स्थानीय क्रिया दोष हो जाता है। और इनमें लघु सेल होने की वजह से विद्युत धारा के प्रवाह में रासायनिक ऊर्जा व्यर्थ ही खर्च हो जाती है और सेलों में दोष हो जाता है। इसके निवारण के लिए हम करते हैं कि जस्ते का इलेक्ट्रोड पर पारे की परत चढ़ा देते हैं। जो इलेक्ट्रोड है हमारा उस पर हम बाहरी आवरण में पारे की परत चढ़ा दें तो इस स्थानीय क्रिया दोष इससे कम हो जाता है। और इस स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं वह अमलगमेशन कहलाता है। तो इसका नाम आप विशेष रूप से याद रखिएगा। ठीक है, कि क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से स्थानीय क्रिया दोष को दूर करने की विधि कौन सी है।
कई सारी दे देगा आपको, उसमें ये नाम भी रहेगा, तो आपको इसको सही करना होगा। चलते हैं ध्रुवांछन पे। ध्रुवांछन जो होता है, इंग्लिश में इसे पोलराइजेशन कहा जाता है। इसमें रासायनिक क्रियाओं के एनोड पे हाइड्रोजन गैस के बुलबुलों के रूप में मुक्त होती है। जो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले मुक्त होते हैं, उसकी वजह से जो हमारा सेल होता है उसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से धारा के प्रवाह में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, धारा हमें उनमें नहीं पाती है और वोल्टेज का मान भी घट जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो बुलबुले निकलते हैं, ये बुलबुले तांबे के छड़ के चारों ओर एकत्र हो जाते हैं एवं उसे कुचालक बना देते हैं। यह दोष ही ध्रुवांछन कहलाता है। जैसे मान लीजिए जो डैनियल सेल होता है, डैनियल सेल में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस सेल में ध्रुवांछन की क्रिया ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ऑप्शन आपका होगा डैनियल सेल। ठीक है, एक बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे और पॉइंट को नोट करते जाइए आप। उसके बाद देखिए, इसके निवारण के लिए इसमें किया गया है क्या, ध्रुवांछन को दूर करने के लिए एनोड के चारों तरफ एक संरद्ध पात्र यानी पोरस का जो पॉट होता है, उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण रखा जाता है, जो हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करके जल बना देता है। इस प्रकार से इसका निवारण कर दिया जाता है। चलते हैं आगे। सेल के जो प्रकार होते हैं वह निम्नवत है, जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कि प्राइमरी सेल के निम्नवत प्रकार हैं। सभी के नाम आपको विशेष कर याद रखने हैं। याद करने के तरीके के लिए क्या करिएगा, आप सेकेंडरी सेल के नाम याद कर लीजिए, क्योंकि उसमें संख्या कम है, तो उसको याद कर लीजिए। बाकी सबको प्राइमरी सेल की कैटेगरी में आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये आसान तरीका होता है याद करने का। अदरवाइज दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। उसके बाद पहला जो सेल है हमारा वोल्टाइक सेल, इसमें सर्वप्रथम इसके जो वैज्ञानिक थे, वोल्टा नामक वैज्ञानिक थे, सन 1800 ईस्वी में उन्होंने रासायनिक क्रियाओं के द्वारा EMF को पैदा करने के लिए बनाया था। इसमें एनोड पर जो होता है, एनोड उस पर ऑक्सीडेशन होता है तथा कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक एसिड यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तथा एनोड एवं कैथोड के रूप में क्रमशः तांबे की छड़ एवं जस्ते की छड़ का प्रयोग किया जाता है। लोड देने से हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया एवं ध्रुवांछन क्रिया नामक दोष होता है। सबसे ज़्यादा इसी में दोष होता है। ठीक है, ध्रुवांछन क्रिया और स्थानीय दोष इसी में सबसे ज़्यादा होता है। विद्युत वाहक बल आपको याद रखना है, और इस चीज़ से रिलेटेड मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, उससे एक क्वेश्चन पक्का पूछता है। ठीक है, चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए बैटरी आपकी बना दी गई है। ये एनोड है, ये कैथोड है आपका, ये जिंक कैथोड है, ये आपका जिंक है। कॉपर एनोड, कॉपर का एनोड बना हुआ है। इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है। ठीक है, और ये आपका पॉट है। ठीक, इसमें देखिए ZnSO4 और CuSO4 का दो अलग अलग सोल्यूशन है, ये देख सकते हैं। इसमें सॉल्ट ब्रिज बना दिया गया है आपको, और यहाँ पे बल्ब जलाकर आपको दिखाया गया है। ठीक है, वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया ध्रुवांछन नामक दो दोष होते हैं। उसके बाद देखिए आप डैनियल सेल है। ये डैनियल सेल में क्या करते हैं आप, डैनियल सेल में क्या है कि जिंक पर ऑक्सीडेशन होता है। ये जो जिंक की रॉड लगी रहती है, इस पर ऑक्सीडेशन की क्रिया संपन्न होती है। इसमें देखिए कॉपर का ये पॉट है। उसके बाद ये क्रिस्टल जो है ये CuSO4 का क्रिस्टल है ये। उसके बाद देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें भरा गया है, और कॉपर सल्फेट का ये सोल्यूशन है। तो ये एक प्रकार का प्राइमरी सेल है। चलते हैं आगे। इसमें देखिए एनोड के रूप में तांबे पर एक बेलनाकार पात्र का प्रयोग किया जाता है। बर्तन में ऊपर की ओर तांबे का छिद्रयुक्त छज्जा बना होता है, जिसे कॉपर सल्फेट तथा ठोस क्रिस्टल से भरे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट का घोल का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक लंबे बेलनाकार संदीप्त पात्र में तनु सल्फ्यूरिक एसिड भरा जाता है। इसके बीच एक जस्ते की छड़ होती है। इसमें बेलनाकार संरद्ध पात्र पोरस पॉट तनु सल्फ्यूरिक एसिड भरा जाता है एवं एक जस्ते की छड़ होती है जो कैथोड का कार्य करती है। उसके बाद इसका EMF देखिए आप 1.1 वोल्ट, इसे याद रखिएगा, और जितने भी EMF हैं उसे एक चार्ट बना के अलग से उसे रिमेंबर करने की कोशिश करिए। इसका आंतरिक प्रतिरोध का मान 2 से 6 ओम होता है। ठीक है, उसके बाद डैनियल सेल जो हमने बनाया, तो आखिर इसका जो इसमें स्थानीय क्रिया एवं ध्रुवांछन नामक क्रिया दोष नहीं होता है। ठीक है, तो इससे ऊपर वाली जो बैटरी थी उसमें ये दोनों दोष होते थे। उसका निवारण के लिए हमने इस बैटरी को बनाया। ठीक है, डैनियल सेल में एनोड जो होता है जिंक का बना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होने की दिशा कैथोड के टुवार्ड्स होती है। ठीक है, चलते हैं आगे।
उसके बाद बात करते हैं लेक्लेंची सेल की, जो कि एक प्राइमरी सेल है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग घोल होता है। इसमें कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है तथा इलेक्ट्रोड में डुबोई जस्ते की छड़ कैथोड का कार्य करती है। इसे विद्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड रहता है, विद्रुवक के रूप में नहीं, नॉन पोलराइजर के रूप में। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो छड़ है, ये कार्बन की जो रॉड है पॉजिटिव आयन से है, तो ये एनोड का कार्य करेगी, ये नेगेटिव का कार्य करेगी। इसको भी डुबा दिया गया है इसमें। ठीक है, इसमें जो सोल्यूशन है वो NH4Cl का है आपका, और ये जो पॉट बना हुआ है ग्लास जार आपका दिया गया है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का ये पाउडर है। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो पाउडर डाला गया है, ध्रुवांचन की क्रिया इसमें ना हो इसलिए डाला गया है। इसका जो है वोल्ट जो होता है विद्युत वाहक बल वो 1.46 वोल्ट होता है। इसके आंतरिक प्रतिरोध का मान 1 से 5 ओम तक होता है। इसमें स्थानीयकृत और ध्रुवांचन दोष दोनों पाया जाता है। अब इसके निवारण के लिए हमने शुष्क सेल का प्रयोग किया। अब देखिए शुष्क सेल में क्या हो गया, लेक्लेंची सेल का ही संशोधित रूप है। ठीक है, इसमें जस्ते का बेलनाकार पात्र होता है जो कैथोड का कार्य करता है। मैंने दिखा दिया आपको पहले ही फिगर में। पात्र के ठीक मध्य में एक कार्बन की छड़ स्थापित की जाती है जो एनोड का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद इसमें अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी या इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरी होती है। इसका जो विद्युत वाहक बल होता है 1.4 से लेकर 1.5 वोल्ट तक होता है। इसका उपयोग टार्च तथा दीवार घड़ी, विद्युत वाहक घंटी इत्यादि उपकरणों में होता है। इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मुख्य रूप से विद्रुवक होता है। इसमें कोई दोष नहीं होता है ड्राई सेल में। उसके बाद डैनियल सेल, लेक्लेंची सेल को प्रयोगशाला तक ही सीमित रखा जाता है। डैनियल और लेक्लेंची को, क्योंकि उसका जो द्रव होता है इलेक्ट्रोलाइट वो छलकता है। ठीक है, उसके बाद इसकी अतः ऐसे सेल की आवश्यकता हुई जिसे कहीं ले जाया जा सके। इसके लिए हमने शुष्क सेल का निजात किया। ठीक है, मरकरी सेल, मरकरी जो सेल होता है इसमें स्टेनलेस स्टील से बेलनाकार पात्र होता है जिसकी तली में मर्क्यूरिक ऑक्साइड चूर्ण की एक परत होती है जो विद्रुवक एवं एनोड की भांति कार्य करती है। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH की लुगदी जिंक ऑक्साइड जैडेनो के साथ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट परत के ऊपर शुद्ध जस्ता चूर्ण का कैथोड बनाया जाता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.35 से लेकर 1.4 वोल्ट होता है। इसका व्यास जो होता है 4 mm, ऊंचाई इतनी होती है 2.5 mm, और इसका प्रयोग कलाई घड़ी, पॉकेट कैलकुलेटर में करते हैं। उसके बाद सिल्वर आयोडाइड सेल है जो हमारा, इसकी संरचना मरकरी सेल की भांति ही होती है, लेकिन इसमें HgO के स्थान पर सिल्वर ऑक्साइड प्रयोग किया जाता है। इसका EMF विद्युत वाहक बल का मान 1.5 वोल्ट होता है। मरकरी सेल की अपेक्षा यह महंगा होता है, परंतु इसकी दक्षता जो होती है वह उच्च होती है। उसका उपयोग अति लघु आकार डिजिटल उपकरणों में किया जाता है। उसके बाद जो द्वितीयक सेल हैं, जो हमारे सेकेंडरी सेल हैं, उनके प्रकार के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो जो द्वितीयक सेल होते हैं वो वैद्युत वाहक ऊर्जा एवं रासायनिक क्रियाओं के के रूप में एकत्र करके पुनः रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा EMF पैदा करते हैं। ठीक है, एक बार चार्ज डिस्चार्ज की क्रिया इसमें निरंतर होती रहती है। इसमें रासायनिक उत्क्रमणीय होता है, यानी आदान प्रदान चार्ज का एक दूसरे एनोड का कैथोड, कैथोड का एनोड पे जाना होता है। द्वितीयक सेल संचित सेल भी कहा जाता है। संचित सेल कहने का मतलब ये है कि इसको स्टोर करके हम यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, द्वितीयक सेल के जो प्रकार होते हैं उसमें लेड एसिड सेल, जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं, जो आपके घर में भी प्रयोग की जाती है। उसमें क्या होते हैं, निम्नलिखित 4 भाग होते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव प्लेट होती है जिसे एनोड कहते हैं, उस पर लेड ऑक्साइड होता है। इससे रिलेटेड एक रिएक्शन है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। जो पूर्ण चार्ज हो जाने पे इसकी अवस्था ये याद रखिएगा पूर्ण गहरे भूरे रंग की होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी लेड एसिड बैटरी है उसका जो फुली चार्ज हो जाने पे उसका पॉजिटिव प्लेट किस रंग की हो जाती है, तो गहरे भूरे रंग की हो जाती है। ऋणात्मक प्लेट जो है इसमें स्पॉन्जी शीशा बना होता है। यह पूर्ण चार्ज की आवश्यकता में पूर्ण चार्ज हो जाने पे स्लेटी यानी ग्रे रंग में होता है। उसके बाद वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट के बारे में जब यहाँ पर बात करते हैं तो लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसमें जल और अम्ल का अनुपात 3:1 होता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, 3:1 होता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को अपेक्षित घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी में व्यक्त किया जाता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैटरी के पूर्ण चार्ज होने पे स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान 1285 से लेकर 1300 तक होता है। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही पूछा जाता है। 1.28 आपको याद रखना है कि हमारी जब फुली चार्ज बैटरी होती है उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान 1.28 होता है। ठीक है, और डिस्चार्ज होने पे 1.15 हो जाएगा।
उसके बाद चार्ज लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा होता है, किसकी तुलना में? डिस्चार्ज की तुलना में। यदि इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.28 से भी ज़्यादा हो जाए तो प्लेटों के ग्रिड पर जंग लगने लगती है, इसकी क्षमता कम हो जाएगी और बैटरी का कार्यकाल कम हो जाएगा। तो इसीलिए जो बैटरी हमारी फुली चार्ज होती है तो कहते हैं कि बैटरी को हटा दीजिए आप, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का धन और ऋण प्लेटों के बीच डुबा के रखा जाता है तथा इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को प्लेट के तल से 10 से 20 mm जो तल होता है, जो प्लेट हमारी डूबी रहती है, प्लेट के डूबने से 10 से 20 mm पानी ऊपर तक रखते हैं हम, ठीक है। चलते हैं आगे। अगर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेटों के नीचे चला जाए तो उनकी क्षमता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्षमता कम हो जाएगी। सेपरेटर का जो प्रयोग होता है, आप जो धन वाली एनोड और कैथोड की जो प्लेटें हैं उनको एक दूसरे में शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए हम सेपरेटर का प्रयोग करते हैं। यानी इससे ये बात क्लियर होगी कि जो सेपरेटर है हमारा वो क्या है? इंसुलेटर है, यानी कुचालक है। तो उसमें क्या होता है कि दोनों को बीच में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसीलिए एक रबड़ की उनके बीच में सेपरेटर लगा देते हैं ताकि अचालक रखा जाता है, जिसे सेपरेटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कंटेनर जो होता है एक हार्ड ग्लास एंड हार्ड रबर का बना होता है। जो बाहरी आवरण आप बैटरी का देखते हैं उसका देखते हैं कि हार्ड रबर है, हार्ड ग्लास का होता है, जो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करता। इसके अंदर धन प्लेट, ऋण प्लेट एवं वैद्युत अपघट्य सेपरेटर इत्यादि को व्यवस्थित किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं वेंट कैप की। तो वेंट कैप जो होता है बैटरी का जो सेल होता है, जहाँ से आप पानी डालते हैं तो वो आपकी वेंट कैप कहलाती है। वहाँ से आप पानी डाल सकते हैं जिसमें अम्ल और पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है। चार्जिंग के वक्त खोल दिया जाता है ताकि रासायनिक क्रियाओं के द्वारा बनी गैसें इससे बाहर आ जाएं, ठीक है। इसीलिए जो बैटरी होती है तो उसमें आप जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक होल सा रहता है ताकि उससे जो रिलीज गैसें रहती है वो निकल पाएँ। इसके लेड एसिड सेल के प्रति सेल आंतरिक प्रतिरोध हमेशा एडिशन सेल से कम होता है। इसके आंतरिक प्रतिरोध का मान एडिशन सेल से कम रहेगा, ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद औसत विद्युत वाहक बल का मान जो होता है 2.2 होता है, कहीं कहीं 2.1 भी देता है। आपको 2.1 ही एक्चुअल पैमाना मानकर चलना है, उसी आंसर को टिक करना है। यदि लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखा जाए तो बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट निकालकर इसे प्लेटों को सुखाकर शुष्क, ठंडे एवं साफ जगह में सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, लेड एसिड बैटरी से गैस बाहर निकलने के लिए फिल्टर लगाया जाता है। लेड एसिड में सेल जब फुली चार्ज हो जाता है तो उसमें पॉजिटिव प्लेट का रंग काला भूरा यानी डार्क ब्राउन हो जाता है। लेड एसिड में डिस्चार्ज होने के समय दोनों एनोड और कैथोड पर लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लेड एसिड में बैटरी में एम्पियर आवर जो इफ़िशियंसी होती है वो 90 से 95% होती है। इसका अनुमानित कार्यकाल 2 से 5 वर्ष होता है। यदि बैटरी में उपयोग में नहीं आ रही तो बैटरी को लगभग 6 दिन बाद अवश्य चार्ज कर लेना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट का जो घनत्व होता है अपेक्षित घनत्व 1.14 होता है, ठीक है। ये आपकी बैटरी हो गई। उसके बाद मैं लेड एसिड बैटरी के कुछ की पॉइंट्स होते हैं, मैं उनको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ड्यूरिंग डिस्चार्ज के टाइम जो पॉजिटिव प्लेट होती है और ये नेगेटिव प्लेट होती है, तो पॉजिटिव प्लेट पे लेड सल्फेट होता है और लेड सल्फेट होता है ड्यूरिंग डिस्चार्ज के समय पे, दोनों पर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो दोनों प्लेटों पर क्या होता है, तो आपको लेड सल्फेट होता है, ये बात आपको याद रखनी है। उसी तरीके से ड्यूरिंग चार्ज के दौरान एक पर पॉजिटिव प्लेट पर आपका होता है लेड परऑक्साइड और नेगेटिव प्लेट पर लेड होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए क्योंकि इस रिएक्शन से क्वेश्चन दे देता है, चाहे ये रिएक्शंस डायरेक्टली आपको दे देता है यूपीपीसीएल में, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी उसमें के लिए भी यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जन चार्ट है जिसको कि आप अपने नोट्स में बना लीजिए। कार्बन, जिंक और एल्कनाइड, मैग्नीशियम और मरकरी और सिल्वर ऑक्साइड का, क्योंकि नॉमिनल वोल्टेज का जो रेंज दी गई है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक जगह ये समराइज हो जाएगा जिससे आप देख सकते हैं और आप याद कर सकते हैं, ठीक है। वैल्यू को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। चलते हैं आगे हम लेड एसिड सेल और एडिशन सेल के बारे में यहाँ पे दिया गया है कंपैरिजन। तो पॉजिटिव प्लेट पे लेड परऑक्साइड होता है, इसमें एडिशन सेल में निकल ऑक्साइड होता है, चाहे निकल हाइड्रोक्साइड होता है। उसके बाद स्पॉन्जी लेड, इसमें बाद आयरन, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें KOH होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। एवरेज EMF देखिए यहाँ पे 2.1 वोल्ट दिया है, यह निमी की वीक है लेवल 5 की, तो यही आपका ऑफिशियल आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए 1.2 वोल्ट पर सेल होता है। इसमें कंपैरेटिवली इसका इनिशियल रेजिस्टेंस लो होता है, इसका इनिशियल रेजिस्टेंस हाई होता है। इसकी एम्पियर आवर एफिशिएंसी 90 से 95% और वाट आवर एफिशिएंसी 72 से 80% होती है। लेकिन एडिशन सेल में एम्पियर आवर एफिशिएंसी आपकी 80% और आपकी वाट आवर एफिशिएंसी जो है वो 60% होती है। इसकी जो कॉस्ट होती है वह क्या होती है, कम होती है अल्कलाइन सेल से। इसकी होती है
दुगनी होती है लेड एसिड की तुलना में। इसके बाद जो इसकी जो लाइफ होती है 1250 चार्ज एंड डिस्चार्ज टाइम, और इसकी जो होती है 5 साल एटलीस्ट होती है। उसके बाद जो इसकी स्ट्रेंथ है नीड मस्ट केयर, इसकी स्ट्रेंथ को केयर की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद ये थोड़ा मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आपको एक जगह समराइज़ करके दे रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने एडिशन सेल को देखते हैं, निकेल आयरन सेल। तो यह एक क्षारीय सेल होता है, ठीक है। इस सेल में स्टील के पात्र में निकेल आलेपित स्टील बेलनाकार प्लेटें धन प्लेटों पर कार्य करती हैं, ठीक है। तो निकेल आलेपित स्टील, निकेल आलेपित का मतलब उसके बाहरी आवरण पे लगा देते हैं हम, ठीक है। बेलनाकार प्लेटें धन प्लेटों का कार्य करेंगी। इसमें कुछ पॉट्स बनाकर एक आयरन हाइड्रेट का चूर्ण भरा जाता है जिससे जो कैथोड का कार्य करेगा। ओके, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में मैंने आपको दिखा दिया कि KOH का प्रयोग करते हैं, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा लिथियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। इसके जो EMF का मान था 1.2 वोल्ट से 1.5 वोल्ट होता है। अगर आपको ऑप्शन में 1.2 वोल्ट नहीं दिया गया तो 1.2 वोल्ट के आसपास का ही आंसर आप टिक करेंगे, 1.5 वोल्ट की रेंज तक का। यह एक प्रकार का सेकेंडरी सेल होता है। चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए निकेल कैडमियम सेल की जो बात यहाँ पे कर रहा है, यह भी एक क्षारीय सेल होता है। इसकी संरचना भी एडिशन सेल के समान होती है। इसकी यह सिर्फ अंतर इतना होता है कि ऋण प्लेट पर इसमें कैडमियम धातु प्रयोग की जाती है। निकेल कैडमियम में कैडमियम धातु में से आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। कैडमियम को जब हम प्रयोग करेंगे तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। चलते हैं आगे हम। उसके बाद देखिए बैटरी के जो फार्मूले होते हैं ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपके बन जाते हैं। तो सेलों का जो समूह होता है उसी को ग्रुपिंग कहते हैं। इसमें निम्न प्रकार की ग्रुपिंग की जाती है। इस चीज़ को आप नोट्स बनाते जाइए तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। इसमें देखिए ग्रुपिंग ऑफ सेल में जो है सीरीज ग्रुपिंग जो है आपकी बात कर रहा है, यह अधिक EMF प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। EMF का जो मान होता है श्रेणी में, अगर मान लीजिए आप कई सारे सेल लगा रहे हैं तो सबके संयोजित करने पर जो वोल्टेज का मान होता है जुड़ जाता है, ठीक है। तो सभी सेलों का EMF का मान जुड़ जाएगा। तो ET जो टोटल वोल्टेज होगा वह N संख्या यानी जितने सेल हैं और जो वोल्टेज है उसका मान, एक सेल में दिया गया वोल्टेज का मान, ठीक है। उसके बाद जब बात करें, यदि प्रत्येक सेल में आंतरिक प्रतिरोध R हो और लोड R दिया गया हो तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को जब निकालते हैं तो आपको भी पता है I क्या होता है, V/R होता है। तो जो टोटल वोल्टेज होगा N, जितने डिफरेंट सेल हैं एक का जो वोल्टेज है उसका गुणा करके अब जितने प्रतिरोध होंगे N × R प्लस R करके आप कुल धारा का मान निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए जब बाहरी लोड पर आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक हो तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। कह रहा है कि जब बाहरी लोड आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक हो तो सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो हमारे घर में बैटरी लगी होती है उसमें भी जो सेल्स होते हैं वो सारे सीरीज में कनेक्ट होते हैं, तभी जाके वो हमें 12 वोल्ट दे पाती है। उसके बाद पैरेलल ग्रुपिंग क्या है, इसमें अधिक मान की विद्युत धारा एवं अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है। समानांतर श्रेणी में मान लीजिए सारी बैटरीज को आप जब जोड़ देते हैं तो इससे क्या होता है, हमें धारा का मान अधिक मिल जाता है। इसमें जो टोटल विद्युत वाहक बल होगा, कुल EMF जो होगा एक सेल में जो EMF है उसके बराबर होगा, क्योंकि पैरेलल में जो वोल्टेज होता है हमारा समांतर श्रेणी में वह समान होता है। तो वही चीज़ है E टोटल बराबर E, एक सेल का जो वोल्टेज है। लेकिन जो हमारे I का मान है, आंतरिक प्रतिरोध R है और लोड प्रतिरोध R दिया गया हो कैपिटल R, तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का जो मान होता है तो जो एक सेल का EMF है वो, और उसको डिवाइड करेंगे किससे, बाह्य प्रतिरोध जो लोड वाला प्रतिरोध है वह, और लेकिन प्रतिरोध का मान जो सभी श्रेणी में पैरेलल में लगे हैं तो आंतरिक प्रतिरोध का मान घट जाएगा। तो प्रतिरोध का मान बटे में प्रतिरोध की संख्या, इससे कर देंगे तो आप एग्जैक्ट मान आपको पता चल जाएगा। इसमें दिया गया है जब बाहरी लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा कम हो तो सेलों को समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाना चाहिए। जब बाहरी लोड आंतरिक प्रतिरोध की बराबर हो तो सेलों को मिक्स क्रम में जोड़ा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसा क्रम जिसमें श्रेणी और समानांतर दोनों क्रम से सेलों को एक साथ जोड़ा जाता है उसे मिक्स ग्रुपिंग कहते हैं। जब लोड प्रतिरोध का मान सेलों में कुल आंतरिक प्रतिरोधों के तुल्य हो जाता है तो सर्किट करंट अधिकतम होगा, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध जो तुल्य होगा किसके, लोड प्रतिरोध के, यानी स्मॉल r इजिकल टू कैपिटल R होगा। तो हमारे क्या होगा, सर्किट में करंट का मान अधिकतम होगा। बैटरी की जो क्षमता है एम्पियर आवर में व्यक्त की जाती है धारा गुणे समय से। एम्पियर आवर एफिशिएंसी जो होती है हमारी, आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हमेशा वाट आवर एफिशिएंसी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इससे पहले जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था वहाँ मैंने इस चीज़ को दिखा भी दिया है,
ठीक है। उसके बाद एम्पियर आवर एफिशिएंसी जो निकालनी है तो डिस्चार्जिंग एम्पियर इंटू घंटे बटे में चार्जिंग एम्पियर घंटे गुणे 100 से आप एम्पियर आवर निकाल सकते हैं एफिशिएंसी। उसी तरीके से वाट आवर घंटा निकालना जो है आपको, तो डिस्चार्जिंग वाट आवर बटे में चार्जिंग वाट आवर से आप निकाल सकते हैं। लोड एसिड बैटरी में वाट आवर दक्षता जो होती है 80 से 85% होती है, ये मैंने आपको चार्ट में दिखा दिया था। बैटरी की क्षमता डिस्चार्ज करने की दर पर, डिस्चार्ज होने की दर पर निर्भर करती है। इस चीज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीपीसीएल कई बार पूछ चुका है। बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो रेट ऑफ डिस्चार्ज पर निर्भर करती है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद जो बैटरी चार्जिंग होती है, जब सेल अथवा बैटरी के निर्माण के बाद ही या डिस्चार्ज होने पर पुनः किसी बाहरी डीसी सोर्स से जोड़ा जाता है तो उसे चार्जिंग कहते हैं। चार्जिंग के लिए डीसी स्रोत की ज़रूरत होती है। इसमें बैटरी का धन संयोजन स्रोत के धन सिरे एवं धन ऋण संयोजन स्रोत के ऋण सिरे से संयोजित किया जाता है। बैटरी के चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व बढ़ता है। जैसे ही हम चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। और अपेक्षित घनत्व को नापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। बैटरी को चार्जिंग करने की जो विधियां होती हैं उसमें होता है एक स्थिर धारा चार्जिंग। इस विधि में चार्जिंग धारा का मान नियत रहता है। यह एक या अधिक बैटरी को श्रेणी क्रम में संयोजित करने से होता है, श्रेणीकर संयोजित करते हैं। उसके बाद स्थिर वोल्टेज मापिंग। इस विधि में चार्जिंग वोल्टेज का मान नियत रहता है। चार्जिंग वोल्टेज का मान बैटरी वोल्टेज से कुछ वोल्ट अधिक रखा जाता है। लेड एसिड सेल को चार्ज करने के लिए व्यावसायिक विधि स्थिर वोल्टेज विधि है। माने लेड एसिड बैटरी जो आपकी चार्ज होती है वो स्थिर वोल्टेज विधि पर ही चार्ज की जाती है। चलते हैं आगे। ट्रिकल चार्जिंग जो है सल्फेशन एक दोष होता है कि इसमें क्या होता है कि जब बैटरी आपकी कई दिन ख़राब होने लगती है तो तलछटी में जो कचरा जम जाता है उसकी वजह से सल्फेशन आता है, तो उसकी वजह से बैटरी हमारी चार्ज नहीं होती है। तो उस कंडीशन पे ट्रिकल चार्जिंग करते हैं। उसमें क्या होता है, जो चार्जिंग धारा की मान होती है उससे 2 या 3% तक धारा देने से आवेशित कर ट्रिकल चार्जिंग की जाती है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिकल चार्जिंग से एक क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी यूपीपीसीएल। तो इस धारा का जो मान होता है वो नॉर्मल धारा से 2 से 3% होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बैटरी के डिस्चार्ज होने के बाद प्लेट का रंग सफ़ेद हो जाता है। बैटरी यदि आपकी डिस्चार्ज हो गई तो प्लेट का रंग क्या हो गया, सफ़ेद हो जाएगा। और उसके बाद चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा पर जब आप चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जब आप चार्ज से ले रहे हैं तो रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जब लेड एसिड बैटरी को चार्ज किया जाता है तो पॉजिटिव प्लेट पे लेड परऑक्साइड होता है, ये मैंने आपको दिखा दिया। नेगेटिव प्लेट पे स्पॉन्जी लेड होता है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। इक्वेशन के माध्यम से, रिएक्शन के माध्यम से, जिसको आप विशेष करके याद रखिएगा क्योंकि वो डायरेक्टली इक्वेशन भी, रिएक्शन भी दे दिया जाता है। बैटरी के ओवर चार्जिंग होने के बाद उसका आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ने लगता है और पानी कम हो जाएगा। गैस में उत्सर्जन, बैटरी कनेक्शन गलत हो जाए, दे रहा है कि यदि चार्ज करते समय बैटरी कनेक्शन गलत हो जाए तो यह बहुत अधिक करंट लेगी। ठीक है, बहुत अधिक करंट लेगी। बैटरी के चार्जिंग रेट में बहुत अधिक हो जाता है तो प्लेट टेढ़े होने के साथ साथ तापमान बढ़ जाएगा और गैस उत्सर्जन अधिक होने लगेगा। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि से डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग करंट बढ़ता है। ठीक है, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि से आप चार्ज कर रहे हैं तो डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग करंट बढ़ता है। बैटरी के डिस्चार्ज के समय सेल की वोल्टेज है। विद्युत विच्छेदन के समय जब मुक्त किए गए आयन का भार बढ़ता है तो उत्पन्न बिजली की मात्रा भी बढ़ेगी। जैसे कहने का मतलब विच्छेदन जब हो रहा है आपका तो उसमें आयन का भार बढ़ेगा तो बिजली की मात्रा भी बढ़ेगी। बैटरी की स्थिति उच्च दर डिस्चार्जर से निर्धारित की जा सकती है। वैद्युत अपघटन में कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान करंट के परिणाम और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जब किसी सेल के पूर्ण चार्ज होने के उपरांत उनमें गैस बाहर निकलती है तो उसे गैसिंग कहते हैं। चार्ज हो जाती है तो उससे गैस जब बाहर निकलती है तो उसे गैसिंग कहते हैं। किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता उसी प्लेट्स के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। जो स्टोरेज बैटरी है तो कितनी है तो उसी हिसाब से आप लेते हैं ना, जैसे 150 AH 180 AH की बैटरी लेते हैं तो उसकी क्षमता उसके प्लेट्स के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। उसके बाद डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। उसके बाद चलते हैं आगे। विद्युत रासायनिक क्रिया केवल प्राथमिक सेल के लिए रिवर्सिबल नहीं है। विद्युत रासायनिक क्रिया जो है प्राथमिक सेल, जो प्राइमरी सेल्स जो होते हैं, स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पावर सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए। उसके बाद सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग होने वाला द्वितीयक सेल है लेड एसिड सेल। ये बारे में आप जानते हैं।
तो लेड एसिड सेल हो गया। स्टोरेज बैटरी की ईएमएफ इलेक्ट्रोड के प्रकार पर निर्भर करती है। बैटरी के इलेक्ट्रोड विद्युत के अच्छे सुचालक होने चाहिए। बैटरी माने उसका जो इलेक्ट्रोड होता है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो हमारी बैटरी होती है उसके इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, तो कंडक्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। यदि सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाया जाता है तो अधिक मात्रा में गर्मी पैदा होती है। इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए आयनों की संवहित धारा समय दोनों पर निर्भर करती है। माने जो उसमें संवहित धारा हो रही है, माने आयन जो मुक्त हो रहे हैं उसके किस पे, धारा पे और समय दोनों पर निर्भर करती हैं, क्योंकि आपको फार्मूला पता है M=ZIT। ठीक है, तो धारा और समय दोनों पर निर्भर हो रहा है। कटे हुए आलू में बैटरी के टर्मिनल में जुड़े हुए तार पर हरा रंग प्राप्त होता है। ठीक है, तो यूपीएस की एक फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। कभी कभी यूपीएस कंप्यूटर क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।